नाज़रीन, दुबई लीग्स की तफसीलात मंजरे आम पर आ गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दुबई में जायदादें जाहिर हो गई हैं। दुबई लीग्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की 17,000 जायदादें रजिस्टर्ड हैं। दुबई में अरबों डॉलर की जायदाद रखने वाले पाकिस्तानियों की असल तादाद भी बताई गई है और ये तादाद 22,000 है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 22,000 के लगभग पाकिस्तानी हैं जिनकी 17,000 से ज़ायद जायदादें दुबई में मौजूद हैं। एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दुबई लीग्स की तफसीलात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, उनके तीनों बच्चों की जायदादें भी हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दुबई में जायदादें जाहिर हुई हैं। दुबई लीग्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की 17,000 जायदादें रजिस्टर्ड हैं और दुबई में अरबों डॉलर की ये जो जायदादें रखने वाले पाकिस्तानी हैं, इनकी असल तादाद 22,000 के करीब बताई जा रही है और कुछ 11 से 12 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं जिनका इंकशाफ हुआ है 2020 से 22 के दरमियान। ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और अब दुबई हुकूमत की तरफ से ये जो मालूमात थी, जो डाटा था, ये मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियों के साथ शेयर किया गया है। 60 के करीब तहकीकाती दुनिया भर की एजेंसियां हैं जिसमें पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे भी हैं और दीगर ममालिक के तहकीकाती इदारे भी हैं। उनके साथ ये मालूमात और ये राज अफशां किए गए हैं। दुबई लीग्स की तफसीलात अब मंजरे आम पर आ गई हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी, उनके बच्चों की जायदादें इसमें शामिल हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की भी दुबई में जायदादें जाहिर हुई हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादें होने का और प्रॉपर्टी लीग्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम भी मौजूद हैं। दुबई लीग्स ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अमाराती रियासत में पाकिस्तान समेत गैर मुल्कियों की अरबों डॉलर्स की जायदादों का इंकिशाफ। नए स्कैंडल में दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीग्स के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीग्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम भी शामिल हैं। उनकी दुबई में 2 जायदादों का जिक्र है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम भी दुबई की जायदादों के मालकान की फहरिस्त में शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स में यह इंकिशाफ हुआ है कि भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 से ज्यादा जायदादें हैं। भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर्स है। दुबई लीग्स की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। अब इस पर रद्द अमल भी आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जुल्फिकार अली बदर का कहना है कि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की तमाम असासाजात डिक्लेयर्ड हैं। असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन और FBR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई जिससे सब वाकिफ हैं। बदनीयती पर मबनी किसी कार्रवाई को मुशावरत के बाद चैलेंज किया जाएगा। इसी पे हम बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, दुबई लीग्स जिसने अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी का रद्द अमल आ गया है। वो कह रहे हैं कि जितनी भी असासाजात हैं वो तमाम डिक्लेयर्ड हैं। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही वक्त पहले ये प्रेस रिलीज जो है उनकी जानिब से जारी किया गया है जिसमें उन्होंने अपना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके वालिद आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान और उनके बच्चों के हवाले से ये बात सामने आई है कि जो भी इनका प्रॉपर्टीज हैं मुल्की और गैर मुल्की, उन्होंने कहा कि तमाम असासाजात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FBR में डिक्लेयर्ड हैं और पूरी दुनिया वाकिफ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी और उनके बहन भाई जो भी आसिफा भुट्टो जरदारी हैं और दीगर जो एक बहन है उनकी, वो तमाम के तमाम दुबई में हमेशा वो रहे हैं और उसी जलावतनी के दौरान उन्होंने जितनी भी जायदादें थी वो वहीं पे थी और उन्हीं में रिहाइश पजीर थे और ये उनको इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये इमलाक थी जो उनको ट्रांसफ़र हुई हैं। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी जो खबरें चलाई जा रही हैं इसमें कोई नया कुछ भी नहीं है, ये ना ये गैर कानूनी है बल्कि ये ना स्कैंडल है। और इस हवाले से जो लीक्स हैं उनमें भी एक वाज़ेह तौर पे ये जुमला लिखा हुआ है कि ये जायदाद बनाना जो है कोई इसमें जुर्म की बात नहीं है, सिवाय इसके कि टैक्स एविजन की जाए। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा तर्जुमान बिलावल भुट्टो जुल्फिकार बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्फिकार बदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है दुबई लीग्स के हवाले से। पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तमाम असासाजात जो कि इसमें मौजूद हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में चैनल पे मुझे बुलाया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से हमारा जो रद्द अमल आया है और दुबई लीक्स के हवाले से, ये हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज बीबी शहीद की जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज थी वो उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हुई हैं और जो आसिफ अली जरदारी साहब की भी है वो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं 2007 ऑनवर्ड्स। अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और बीबी आसफा के जरदारी साहब के जो टैक्स डिक्लेरेशन गई है उनकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज की डिटेल्स को शामिल किया गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये टैक्स की या प्रॉपर्टीज की डिक्लेरेशन नहीं दी हुई और टैक्स रिटर्न के अंदर या वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इसको हाइड किया हुआ है और डिक्लेयर नहीं किया हुआ। जब एक चीज हमारी पहले दिन से डिक्लेयर है तो हमें किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को इसके ऊपर कोई शक था या कोई प्रॉब्लम था तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और उनकी फैमिली की टैक्स स्टेटमेंट्स और टैक्स रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स को जो है माजी में जो जमा होती रही हैं जब से वो एमएनए बने हैं तब से देख सकते हैं। ये सारी चीजें पहले से डिक्लेयर हैं। ठीक है, यानी जुल्फ़िकार बदर साहब, आप एक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से ये कंफर्म कर रहे हैं कि तमाम असाथाजात डिक्लेयर्ड हैं। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद थे। यही मौक़िफ़ सामने आया। दूसरी जानिब से हमारे सासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड हैं और अवाम के इल्म में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वजाहत भी सामने आ गई। कहते हैं कि जिन जायदादों का तज़किरा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ के पास डिक्लेयर्ड हैं। हर साल सासाजात और जायदाद की डिक्लेरेशन में ये तफसीलात जमा कराते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही सब कुछ अवाम के इल्म में है। हमारे असाथाजात पहले से डिक्लेयर्ड हैं और अवाम के भी इल्म में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तरफ से भी वजाहत आई और उन्होंने कहा कि जिन जायदादों का तज़किरा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर की जा चुकी हैं। दुबई अनलॉक्ड ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों के नाम इसकी फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू, जिसमें वो बोले कि दुबई लीक्स में एक मखसूस तबके के लोग शामिल नहीं हैं। मुल्क में माशी बेहतरी आने वाली है और इन हालात में ऐसी लीक्स आना प्रोपेगेंडा है। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर वाला इशू 3 दिन में हवा पकड़ता है। फिर आपके पास ये दुबई लीक्स का ड्रामा आता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन एज ऑलवेज, लीक्स वाले हाउसेस इन्वॉल्व, और आपको फिर जजेस का खत आता है और फिर इदारे की बात आती है और ये सबको आप कंबाइन कर लें तो आपको पूरा कैनवस क्लियर हो जाता है कि IMF की किस्त आने वाली है, SIFC में इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है और उसी दौरान आप एक स्पेसिफिक मुल्क जो हमारे साथ इन्वेस्ट करने आ रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, और इसी कैनवस को आप फर्दर ब्रॉड करें तो हदफ एक है। हदफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, प्रोडक्टिव पाकिस्तान के लिए जो एक आदमी झंडा लेके चल रहा है SIFC के प्लेटफॉर्म पे, उसको हिट करने की साजिश तो नहीं हो रही। अदलिया में मुदाखलत का एक और केस सामने आ गया है। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखे खत के मंदरजात भी सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद एक और केस। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी खत में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को लिखे खत में इंकिशाफ किया। ऑडियो लीक्स केस में इन्हें ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। खत में कहा कि इन्हें सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हटने का भी कहा गया। इन्होंने इस तरह की धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि मुकदमात बारे बदनीति पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस जारी किए।
अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ये कहते हैं कि रियासती अदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है ना करता है। वफाकी वज़रा ने भी अदलिया में मुदाखलत के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। मुदाखलत नहीं की बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा किया है। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक एक और के अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़रा कहते हैं खत सियाको सबाक से हट कर लिखा गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि रियासती अदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है ना करता। हसास मामलात में कम्युनिकेशन जरूरी होती है। कॉल किसी ने नहीं की बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा किया है। मुल्क की दिफा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उस हवाले से ये जो सर्वेलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है, उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज की, सिक्योरिटी एजेंसीज की क्या कैपेबिलिटीज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तासुर दिया गया इदारे जजेस के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। पीछे भी एक ख़त आया 6 जज साहबान का, उनके ख़त के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब की और फुल कोर्ट मीटिंग की हदायत को सामने रखते हुए कमीशन इसलिए बनाया था कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस एक मामले को लेकर कौमी सलामती के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाना, और मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है बुला के फलां केस में फलां फैसला करो। वफाकी वज़रा ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस ने जजेस खत इशू पर फुल कोर्ट बनाया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों के बाद इस वक्त हालात कंट्रोल पर आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पर आ रही है। लेकिन कश्मीरियों की अगर बात की जाए, कश्मीरी अवाम की बात की जाए, तो एक तरफ तो मुज़ाकरात की कामयाबी की वजह से खुश दिखाई देते हैं, साथ में शिकवा कुना भी हैं। उनका कहना है कि उनके साथ ये जो जुर्म और बर्बरियत हुआ है, जो उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, ये सिलसिला इसके वो हकदार नहीं थे। साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि 10 मुतालबात में से 7 तो तस्लीम कर लिए गए हैं, दीगर जो 3 मुतालबे हैं वो भी गौर तलब हैं। तो अब देखना यह है कि शराज अहमद शराजी इस हवाले से हमारे साथ क्या मालूमात शेयर करते हैं। आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जिंदगी का पहिया दोबारा चल पड़ा। सड़कें खुल गईं, कारोबारी मराकज खुल गए, जहां बहक अफराद के जनाजे अदा कर दिए गए। मामलात बहाल होने के बाद भी शहरियों का गुस्सा कम न हुआ। ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद को मुजाहरे के दौरान जहां बहक होने वालों के जनाजे में शरीक होने से भी रोक दिया गया। शहरी हुकूमत आजाद कश्मीर से शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं मामलात को यहाँ तक ले जाने में हुकूमत की गैर संजीदगी और मुजाहिरीन को सीरियस न लेना शामिल है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कहने पर एहतजाज खत्म करके मामूलात तो बहाल हो गए, मगर शहरियों का कहना है कि अगर नोटिफिकेशन पर अमल दरामद न करवाया गया तो इससे भी बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। शहरी जहां एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इन तमाम सूरत हाल के कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो वही जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ शिराज अहमद शिराजी, एक न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इन पुरतशद्दुद मुजाहरों का नतीजा क्या होगा और इसके असरात क्या होंगे। साथ में लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये एहतजाज ताकत के इस्तेमाल से ख़त्म हुआ है या फिर लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ख़त्म किया है। और एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या इस एहतजाज के ख़त्म होने के बाद हुकूमत की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं या अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर के अवाम की राय क्या है वो भी जानिए। आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे, हुकूमत लड़खड़ा गई, अवाम की जानिब से सख्त रद्द अमल, बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत का भी इंकशाफ। पुरतशद्दुद मुजाहरे खत्म हो गए, ताहम अवाम में अब भी हुकूमत आजाद कश्मीर के खिलाफ गम व गुस्सा बरकरार। शहरी कहते हैं ये सब कुछ हुकूमत की गफलत से हुआ। ये G3 के फायर मारे गए, मैंने अपनी हाथों से उन बच्चों को उठाया है, बाइक पे रेस्क्यू किया। हमने क्या, हमारा क्या कसूर था? ये कसूर था कि हमने अपने लोगों के लिए हक मांगा। हमने कहा कि हमें बिजली दी जाए, उसने उन नरखों पे दी जाए जिन नरखों से हमसे खरीदी जाती है। बस जो बिजली है तो हमें पैदावारी लागत पे दी जाए, हम और कुछ डिमांड नहीं करते। तो इस वजह से लोग उठे। सबसे पहले कॉल दी गई, आज से जब फरवरी में कॉल दी गई, उसके बाद उन्होंने कहा नोटिफिकेशन हम करेंगे, नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर दोबारा आए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा का कहना है कि हुकूमत आजाद कश्मीर ने वादा करके भी पूरा नहीं किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी सरखरू हो गई है और उसके जो मुतालबात थे मेन वो हल हो चुके हैं। और ये जो तारीख थी खालिस्तान
आटे और बिजली और वज़रा अफसरान की मराहत का खात्मे समेत हमारे जो 10 निकात थे उसके दरमियान थी। हमारे 3 मुतालबात हल हो चुके हैं और जो हमारे 7 मुतालबात रहते हैं वो मुतालबात हल हो जाते हैं तो ये तहरीक खत्म हो जाती है। हुकूमती कोताही पर अवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुतालबात पहले क्यों तस्लीम नहीं किए गए और वादा करके खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इन सवालात के जवाबात हुकूमती रहनुमाओं को जरूर देना होंगे। शहरियों के सवालात से सूरत हाल वाज़े है कि मौजूदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर अभी भी मुश्किलात में घिरी हुई है। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की हुकूमत ने मामलात को मिस हैंडल किया। कश्मीर की हुकूमत को अवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए थे। कश्मीर में जो हो रहा है, जो कि इस वक्त राइट्स बने हुए हैं और वहाँ जो असासी महरूमी और आजकल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो कश्मीर की हुकूमत है उसने उसको मिस हैंडल किया। उसको नहीं करना चाहिए था कि उसको इस तरह उसको मिस हैंडल जो कल जो उसकी लोग जो है ना मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि उनको जो है ना कंपनसेट करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर मुज़ाकरात करना चाहिए और हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करनी चाहिए। 3 मुतालबात है मेरे, चमन के हवाले से, मलकंड और फाटा के हवाले से और लोड शेडिंग तो हमारी सबका मसला है, सब इस पे बात करेंगे। और नैब तरमीम में केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट आने के लिए हम किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। नैब तरामीम का नदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत के आगाज पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में पिटिशनर बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि कितने वक्त तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा। परसों तक हो जाएगा वीडियो लिंक, कैसे आप करेंगे वो आप अरेंज कर दीजिए। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा कर दी। जी सर, मैं इंटीमेट डे आफ्टर टुमारो और द नेक्स्ट डे मैं आपको भी इंटीमेट कर दूं। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम से बानी पीटीआई को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा आप अपने बुनियादी निकात हमें लिखवा दें। बाद अज़ाम चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट तलबी और लाइव कवरेज पर अहम बयान सामने आ गया है। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पे बस सरे तस्लीम खम करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हज़ारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में, लेकिन अदालती फैसला है, सरे तस्लीम खाम है, सारा आंखों पे। सर क्या हुकूमत इजाज़त देगी ट्रांसमिशन चलेगी टीवी पे? मेरे ख्याल में ये सारा कुछ रेगुलेट जो है उस कोर्ट को ही करना चाहिए जो इस मैटर को सुन रहे हैं। ज़्यादा मुनासिब है कि वो जिस तरह के मुनासिब अहकामात इसमें जारी करे उनकी तामील की जाएगी। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट तलबी और लाइव कवरेज से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने चाहिए। खान साहब की अपनी जो रिक्वेस्ट थी, खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया था जेल में, मैंने उस लेटर पे लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। इसमें 2 वॉल्यूम भी थे, एक येलो बुक थी, वो मैंने उसके ऊपर खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया कि मैं खुद डिफेंड करना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट की जाए। वो लिख करके खान साहब ने दस्तखत कर लिया और हमने भेज दिया था। अब खान साहब की तो ख्वाहिश यही थी कि इन पर्सन पेश हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो लिंक पे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाएगी कि 16 तारीख खान साहब वीडियो लिंक पे आ जाए और इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को खान साहब की झलक और खान साहब की बात दुनिया लाइव देखेगी। खबर यह है कि नॉन फाइलर्स के लिए बड़ा खतरा टल गया है क्योंकि अदालत ने हुकूमत को नॉन फाइलर के सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 मई तक हुक्म इंतना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। मोबाइल सिम्स की बंदिश कारोबार के कानून के मनाफी करार दे दी गई है। IMF ने टैक्स छूट, इस्तिस्ना और मराहत ख़त्म करने का आपको बताएं कि मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने हुकूमत से टैक्स छूट, इस्तिस्ना और मराहत ख़त्म करने का मुतालबा किया। लग्जरी गाड़ियों और प्लॉट्स पर टैक्स बढ़ाने और तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजावीज़ दे दी हैं। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। IMF ने 5 करोड़ से ज़ायद मालियत के प्लॉट पर मज़ीद टैक्स लगाने, रिहायशी प्रॉपर्टी की फ़रोग पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी है। FIA की जानिब से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़ सामने आई है।
IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर FBR और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई इस रिपोर्ट में IMF मिशन को पेश किया गया और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन दी गई है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन की आइंदा माली साल ट्रैक एंड ट्रेस मुकम्मल इंस्टॉल करने की तजवीज़, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स के मामलात को दीगर इदारों के साथ शेयर करने की भी मालूमात दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी है। कहते हैं कि सूबाई हुकूमत समेत सबको आवाम का मुकदमा मिलकर लड़ने की ऑफर्स की। हमें अपना मुकदमा हर फोरम पर लड़ना चाहिए। हर सियासी जमात के रहनुमा के पास खुद चल कर जाऊँगा। अमन व अमान का काम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत से मुश्किलात देखी। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की बात फ्लोर पर रखूँगा। आगे बढ़ते आपको बताएं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि उनके दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। That is a historic fact. आसिफ साहब जो बंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो बंतरा गए थे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में सदारती खिताब पर बहस करते हुए कहा कि सदर के सूबे में करप्ट हुक्मरानी का दौर दोहरा रहा। नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी गईं। मोहतरम सदर ममलिकत का ताल्लुक मेरे सूबे से है, तो मेरा ज़्यादा हक उन पर बनता है ये बात करने का कि अगर उनके सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौर दौरा रहा। वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गई, आप 9 मिलियन का दावा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया। उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन के एजेंडे को सरे फहरिस्त रखा। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। इस मुश्किल दौर में हम सब सियासी इंतशार का शिकार हैं। मेरी बहन, मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन को अपना अव्वलीन एजेंडा रखा। प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। वो कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हर आदमी के अंदर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो सिर्फ रियासती इदारे पर चढ़ दौड़ा? मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम खत्म हो गया था बीबी की शहादत पर, और पाकिस्तान अगर बचा और बहाल हुआ तो सिर्फ मेरे प्रेसिडेंट के इस नारे पर कि पाकिस्तान खपे, आपको शुक्रिया अदा करना। वो कौन सी तकरीरें थीं? बानी PTI गिरफ्तार हुए तो सिर्फ रियासती इदारों पर हमले हुए। बीबी की शहादत पर जरदारी की पाकिस्तान खपे के नारे से मुल्क बचा। Mohsen Naqvi is a very effective member of the cabinet. There is no doubt about it. He can handle PCB along with his portfolio of interior. Hardworking man, hardworking young man. वो आयरलैंड गया है, मैंने अभी चेक किया हुआ, आयरलैंड गया हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली कोई चपकलश या कोई फ्रिक्शन किसी किस्म की कोई नहीं है।